हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ जो कि DSSB में आया था। DSSB PGT इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है और ये 2018 में आया है मेल कैटेगरी के लिए। तो इस पूरे के पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे और इस पूरे टॉपिक में हम देखिए 20-20 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है और DSSB के एग्ज़ाम अगले 1 महीने के अंदर होने वाले हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास 3 पेपर अवेलेबल हैं, मैं तीनों पेपर आप बच्चों के लिए सॉल्व करा दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और पेपर भी है तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व कराने की। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो हैं वो आपको आंसर वाइज करने हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा और मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन is an important tool of analyzing supply, demand, both demand and supply, neither demand and nor supply। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बताता है कि एक्स वाई कि आपको डेल्टा लॉस कितना होगा ऑफ वाई टू फॉर डेल्टा गेन ऑफ एक्स। यानी कि अगर आप x वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहते हो तो y की वस्तु की कितनी मात्रा को आपको त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहला तो आप समझ लीजिए कि ये कंजम्पशन में लागू होता है, उपभोग में लागू होता है, उपभोग या कंजम्पशन में लागू होता है। तो ये तो आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका संबंध कम से कम सप्लाई से तो नहीं हो सकता है। अब सप्लाई से नहीं हो सकता तो फिर किससे होगा? ये जो अप्रोच है ये यूज की जाती है इंडिफरेंस कर्व में और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है MRSXY का, ये बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के। तो इस केस में जाकर ये बन जाता है सीधा डिमांड कर्व से जुड़ जाता है क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो किसी वस्तु की डिमांड से ही निकलती है। तो इस तरीके से बच्चों डिमांड ही इसका आंसर होगा और इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेसिंग एन इकोनॉमी इज कॉल्ड। देखिए एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लेते हैं, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, चाहे वो A कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो B कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो C कॉम्बिनेशन हो, ये हमें बताते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन। यानी कि आप इतनी x वस्तु बना सकते हो, इतनी y वस्तु बना सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारी तकनीक जो है वो एफिशिएंट है और जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है, ये हमें याद रखना है। यानी कि इस केस में जो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कि ये कर्व जो है वो उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है बच्चों। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही वह कर्व है जो दो वस्तुओं के उत्पादन की अनेक संभावनाओं को दिखाने के लिए बनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आप आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का वो आपका आ जाएगा 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो DSSB के अलावा अगर आप दिल्ली यूपी की PGT की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसे कर सकते हो, नेट की तैयारी कर सकते हो तो भी कर सकते हो। हालांकि लेवल डिफिकल्टी का नेट का अलग होता है, DSSB का पेपर तो खैर बहुत ही आसान है ये वाला। इसके अलावा द आर्क मेथड इज यूज टू मेजर। अब देखिए आर्क मेथड क्या होता है हम समझ लेते हैं पहले। आर्क मेथड क्या होता है? देखिए आर्क मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व में मान लीजिए प्राइस जब 10 रुपये था तो क्वांटिटी जो थी वो 100 थी और जब प्राइस 5 हुआ तो क्वांटिटी जो है वो 20 हो गई या 200 हो गई। अगर आप A से B पर जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का आंसर अलग आएगा और B से A पर आते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का आंसर जो है वो अलग आएगा। तो इसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है, आर्क मेथड बोलते हैं या मिड पॉइंट मेथड बोलते हैं। इसमें हम इस पॉइंट पर यानी कि इस वाले पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिसिटी पता करते हैं बिल्कुल मिड पॉइंट पर। और आर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि चाप इस तरीके से चाप लगता है। देखो जब हम आर्क वो यूज करते हैं ना प्रकार, तो इस तरीके से चाप लगता है, इसलिए इसको आर्क मेथड यूज करते हैं। इस पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ED इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P0 प्लस P1 Q0 प्लस Q1। क्योंकि इसमें दोनों ही प्राइस और दोनों ही क्वांटिटी आ गए हैं इसलिए एक एवरेज निकल जाता है
और उस एवरेज में निकलने के बाद आप चाहे ए से बी पर आओ, बी से ए पर आओ, आपका जो आंसर है वो सेम रहता है। इसलिए बच्चों इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का कि आर्क मेथड इज यूज्ड टू मेजर टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, बिल्कुल भी नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं जी। थर्ड है इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, बिल्कुल सही है। तीसरे का जो आंसर है वो 3 सही माना जाएगा, जबकि चौथा तो गलत है ही, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर। ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इफ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड एक्स इज इंफीरियर गुड्स एंड वाई इज नॉर्मल गुड्स देन इनकम कंजम्पशन कर्व। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इससे। एक्स गुड्स हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं बच्चों, और वाई गुड्स जो है वो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड्स है, वाई एक्सिस पे वाई गुड्स है। अब यहां पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, अब यहां पे हमें एक्स को इंफीरियर गुड्स मानना है। देखिए इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, हम इनकम को बढ़ा लेते हैं। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी जो डिमांड है एक्स गुड्स की वो घटती चली जाती है। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या है, हमें क्वेश्चन को बहुत आराम से समझते हैं कि हाँ देखिए अगर गुड्स इंफीरियर है तो उसकी जो डिमांड है उसे कम होना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर जो है वो एक्स गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। तो इस तरीके से अगर हम मिलाएंगे, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन वो एक्स की डिमांड को घटा देगा, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ये होगा बैकवर्ड बाइंडिंग टू द लेफ्ट। देखिए लेफ्ट हैंड मेरा ये वाला है और राइट हैंड ये वाला है, तो किस तरफ होगा ये, बैकवर्ड बाइंडिंग टू द लेफ्ट। तो इसका सबसे पहला आंसर है 1, वही सबसे सही माना जाएगा। अगले ऑप्शन है स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, ये गलत है क्योंकि राइट तो इस तरफ होता है। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि इसका जो आंसर है वो 1 ही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी विद प्रोपोर्शनलिटी रूल। देखिए इसका मतलब अनुपातिक के हिसाब से अगर मान लीजिए दोनों वस्तु की कीमत जो है वो अलग अलग है और तो अनुपातिक रूल लागू होगा। इस केस में MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM, ये वाला फॉर्मूला फिट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। यानी कि वस्तु, मतलब आप कह सकते हो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसका कीमत का अनुपात, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस रेशो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई एंड प्राइस रेशो एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये तीनों का तीनों को बराबर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखो हमें क्या है, एक्स की जगह ए और बी वस्तु दी हुई है, तो जो आंसर है ए वो गलत है, बी गलत है, बी सही है सॉरी, क्योंकि इसमें हम इसको ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, दोनों की यूटिलिटी बराबर बराबर होनी चाहिए। सी और डी दोनों ही गलत माने जाएंगे। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी के क्वेश्चनों को हम पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, तो ये तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो आप जरूर आप देखिए हमारी ऐप भी है, उस पर आपको ये सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। कुछ मतलब ये सारी की सारी हम जो टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं वो हमारे यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, 6 की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है द कर्व दैट कनेक्ट दैट वेरियस टेंडेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड वेज लाइन। अच्छा कह रहा है द कर्व दैट कनेक्ट विद वेरियस टेंडेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड वेज लाइन। देखिए आपको याद होगा हमने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि जो हमारा वेज कर्व होता है वो इस तरीके का होता है, वेज कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, वेज कर्व इस तरीके का होने का मतलब है कि एक समय तक काम के घंटे से अगर आप एक समय तक वेज रेट बढ़ाओगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेज रेट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग आवर। तो जब तक आप एक समय तक वेज रेट बढ़ने से वर्किंग आवर बढ़ते हैं, लेकिन एक समय के बाद वेज रेट बढ़ने के बाद वर्किंग आवर जो हैं वो घट जाते हैं। ये सब जानते हैं क्योंकि मैं भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता हूँ। अब इसी वेज को हम एक ऑफर कर्व के थ्रू बताते हैं जिसको हम बोलते हैं वेज ऑफर कर्व। वेज ऑफर कर्व का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूँ, हालांकि मैंने वीडियो में इसको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है जो बता रहा है कि 24 घंटे काम करने का मतलब है और इतने पैसे कमाना, और 0 घंटे काम करने मतलब 24 घंटे, ये हमारा नीचे है रेस्ट, आराम, लेजेस, कुछ भी आप मान सकते हो, रेस्ट है, ये आराम बोल सकते हैं इसको।
तो अगर आप 24 घंटे आराम करते हो तो 0 रुपये मिलेंगे, 0 घंटे आराम करते हो तो OA मिलेगा, ये मतलब है इसका। और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इसको हम A बोल रहे हैं, ठीक है जी। अगर मान लीजिए मजदूरी की दर बढ़ जाती है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है वो ज़्यादा कम आराम करेगा, ठीक है, ये B पॉइंट आ गया। तो ये जो है ये वाला ये ऑफर कर्व है हमारा, दिस इज कॉल्ड ऑफर कर्व। और यहां पर अगर और इनकम बढ़ जाती है, अगर इसकी इनकम और बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, कम घंटे आराम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए डिटेल आपको तो वीडियो में मिलेगी, अब 1 मिनट के अंदर मैं 15 मिनट की वीडियो तो आपको समझा नहीं सकता हूं। तो यहां पर आपको बेसिकली ये समझना है कि ये जो कर्व है, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम वेज रेट का और मतलब एक तरीके से आराम का एक रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसको हम बोलते हैं वेज ऑफर कर्व। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे थे। हाँ, ये 6 में वेज ऑफर कर्व ही लिखा हुआ है, ठीक है, मजदूरी प्रस्तावना वक्र बोलते हैं इसको। इसके अंदर ये बताता है कि डिफरेंट मजदूरी पर वो कितना काम करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 ही सबसे सही माना जाएगा। 1 आइसो रेवेन्यू कर्व नहीं होता बच्चों, बाकी के सारे ऑप्शन तो गलत ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द रिसोर्सेज एलोकेटेड इज डन बाय, देखिए ये भी हमने ऑलरेडी कराया हुआ है बच्चों, सारे क्वेश्चन हमने देखिए किए हुए हैं। जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेज हैं वही वस्तु का कीमत डिसाइड करते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत डिसाइड करने का काम डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज का होता है। और ये किस तरीके से कीमत डिसाइड करते हैं, ये देखिए कीमत डिसाइड हो गई। इसको हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार व्यवस्था। यानी कि जहां पर सभी के निर्णय डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर होते हैं, उसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो इसका मतलब बच्चों इसको है 3 फ्री मार्केट मैकेनिज्म। बाकी का सारे ऑप्शन गलत है, टोटल इंडस्ट्री गलत है, मोनोपोलीज गलत है, गवर्नमेंट गलत है, सबसे इंपॉर्टेंट है 7 का 3। बच्चों 8 की बात कर लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी, ये भी हमारे आपको मिलेगा हमारी वीडियोस में, जिसमें हमने आपको बताया है कि 3 तरीके के इंडिफरेंस कर्व होते हैं। अब देखिए सारी वीडियो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी ताकि आपको कंसेप्चुअली मजबूत हो जाए, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी वीडियो से क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन मेरी वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हैं बच्चों। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप में, वहाँ पे भी आप इसको सबके सब वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अगर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो इस तरीके का होगा, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो इस तरीके का होगा, और डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो इस तरीके का होगा। इसको बोलते हैं बच्चों कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में बच्चों कॉनकेव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बच्चों। कह रहा है व्हेन द प्राइस कंजम्पशन कर्व इन हॉरिजॉन्टल, देखिए प्राइस कंजम्पशन कर्व पीपीसी इज हॉरिजॉन्टल देन इलास्टिसिटी। बच्चों ये भी हमने करवाया हुआ है, बिल्कुल आपको इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर में मिलेगा। मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चंस हमारे कराए हुए हैं। अब मैं ऐसे तो क्वेश्चन कराता नहीं हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और उसके हिसाब से कराया, मैंने अपना सिलेबस करवाया हुआ है पूरा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उस सिलेबस को करके जाइए। कोई भी पेपर आए, कहीं से भी पेपर आए, आपको क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे। अब देखिए टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना टाइम दिए बिना पढ़ाई किए आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएं, क्योंकि आपके लिए मजबूती, आपका जो कंसेप्चुअली मजबूती है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसेप्ट के थ्रू मजबूत नहीं है तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देखिए आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने रट्टा मार लिया 10 क्वेश्चनों का 20 क्वेश्चन का, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैंने तो पूरी कोशिश की है समझाने की बच्चों। ये देखिए ये हमारा है पहला कर्व ए। तो हमने सीखा हुआ है कि अगर बी जो है बिल्कुल इसके सामने आ रहा है, इसके सामने, तो ये बी है, तो जो ईडी होगी ये इक्वल टू 1 होगी। बी यहां पे आ रहा है नीचे, तो जो ईडी है वो मोर देन 1 होगी। 20 से ऊपर आ रहा है तो ईडी जो है वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये है इसका तरीका। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये ऑलरेडी हमने बच्चों कराया हुआ है, और इसके अलावा इस तक आ रहा है यहां तक, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इनकम प्राइस चेंज होने से कोई भी चेंज नहीं हुआ अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये 4 कैटेगरी बच्चों इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये पीछे जा रहा है तो जैसा कि आप जानते हो कि फिर तो ये लॉ ऑफ डिमांड लागू हो ही नहीं रहा। तो बच्चों इस केस में कह रहा है व्हेन द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज हॉरिजॉन्टल, और जिस केस में हॉरिजॉन्टल होता है उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ईडी इक्वल टू
1 होती है बच्चों। तो इस तरीके से आपका 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो माना जाएगा 4। बात करते हैं बच्चों 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है इफ द कंज्यूमर इज अफेक्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देन द शेप ऑफ डिमांड। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं बच्चों। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब दिखाना। दिखाना मतलब पड़ोसी के घर में अगर मान लीजिए टीवी आया और वो टीवी महंगा है 1 लाख रुपए का, जिससे उसकी रेपुटेशन बढ़ रही है, तो आपके मन में भी आएगा कि चलो आप भी टीवी ले लो ताकि आपकी भी रेपुटेशन बढ़ जाए। कई जगह इसको बेबलॉन इफेक्ट भी बोलते हैं। हमने ऑलरेडी बच्चों इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, हालांकि जो DSSS वाला कोर्स है शायद उसमें ये वीडियो हमने नहीं डाली हुई है, लेकिन जनरल आप बात करो कि एक्सेप्शंस वाले केस में ही हमने ऑलरेडी करा रखा है। जनरल बात करो बच्चों, जनरल बात क्या कहती है कि भैया अगर कोई ऐसी वस्तु है जो दिखावट की चीज है तो ऊंची कीमत पर ही लोगों से खरीदेंगे, नीची कीमत पे नहीं खरीदेंगे, तो जो डिमांड कर रहा है वो पॉजिटिव स्लोप ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो डिमांड कर रहे हैं वो पॉजिटिव स्लोप ले लेगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिखावटी ठीक है वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब 10वें का जो 4th है वो सबसे सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ जाते हैं बच्चों। 11वें में हमें कई सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। लिक्विडिटी ट्रैप बच्चों बनाया था केन्स ने, तो इसका मतलब 1 का B हो गया, ये तो हमें क्लियर ही हो गया। तो इससे क्या होगा, कुछ ऑप्शन हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। इसका मतलब तीसरा और चौथा तो कट ही कर दो। दूसरा जो है वो डिमिनिशिंग, आप कह सकते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब बच्चों देखिए गॉसन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। गॉसन सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो दूसरे का जो सबसे सही आंसर है वो हमारा है गॉसन, दूसरे का A। ठीक है, तीसरा डिमांड वाटर पैराडॉक्स, बच्चों ये तो मार्शल का है। तीसरा का है D, एडम स्मिथ, सॉरी, डिमांड वाटर पैराडॉक्स, क्योंकि उन्होंने सॉल्यूशन नहीं बताया था, तो तीसरे का D एडम स्मिथ का है। इसके अलावा बच्चों जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है या आप कह सकते हो इनकम इफेक्ट निकालने का जो प्रक्रिया है वो बताई थी स्लेस्की ने, और हम हिक्स के मेथड के दोनों के थ्रू निकलते हैं, तो हिक्स तो इसमें गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब 4th का जो E है। और डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, वो जो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स का जो प्रतिपादन किया है वो किया है रॉबर्ट गिफिन ने, क्योंकि उन्होंने तो इंफीरियर गुड्स के बारे में बताया था, इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में अंतर। तो 5वें का C। तो इस तरीके से बच्चों हमें पता चलता है कि इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का 1 ही सबसे सही माना जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट है बच्चों जो आपको क्लियर होने ही चाहिए। मैं आपको बाकी के क्वेश्चन भी कवर करा देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, ये मार्कर जो है वो थोड़ा सा इंक छोड़ रहा है, लेकिन आप बच्चों को समझना है कि इंक मार्कर छोड़े ऐसे ही आपको भी अपने निशान छोड़ने। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने एग्जाम को बेटर तरीके से करने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए, सारे टॉपिक को कवर कीजिए। और जिस तरीके से मैं पेपर देख रहा हूँ, DSSS का पेपर बहुत हार्ड नहीं है। मैंने तो मुझे लगता है फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को तैयारी कराई है। थोड़ा सा कम लेवल पे भी हम करते तो भी आप DSSS का एग्जाम क्लियर कर सकते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पोस्ट बहुत कम है। मुझे लगता है कि अगर आपका जो कंपटीशन है वो इसलिए नहीं है कि आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी आपको कम पोस्ट की वजह से। तो देखिए ट्राई करते रहिएगा और अच्छी तरीके से कोशिश कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक कर लिए थे। 12वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहा है द फ्री मार्केट इकोनॉमी द पॉइंट एट विच द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल ऑपरेट डिपेंड्स ऑन, मतलब यहाँ पे कह रहा था फ्री मार्केट इकोनॉमी में द पॉइंट विच प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल ऑपरेट डिपेंड अपॉन। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी में इस तरीके से मान लीजिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ये कैसे काम करता है, कंज्यूमर डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स, पैटर्न ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स बाय प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट डिसीजन। देखिए सबसे पहले फ्री मार्केट, इसको हम ना ऐसे करते हैं, इसको हम सही तरीके से समझने के लिए पहले कट मेथड का यूज करते हैं। मतलब देखिए सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स, पैटर्न, कंज्यूमर डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स, इसका जो आंसर है वो 1 दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है वो 1 नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम एक बार कम से कम 4 तो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा पैटर्न ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम कह रहे हैं कि इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द पॉइंट एट विच द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल ऑपरेट डिपेंड अपॉन कंज्यूमर डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। इसमें तो यही बताया बच्चों, कंज्यूमर की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर ही राजा होता है, कंज्यूमर ही मालिक होता है,
और कंज्यूमर ही आप कह सकते हो सब कुछ होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उस कंज्यूमर की आवश्यकता को पूरा करने में लग जाती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सब कुछ फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर के लिए होता है। इसलिए जो इसका आंसर है वो पॉइंट है वो 12 का 1 ही इसने माना हुआ है, और हम भी 12 का 1 ही ले लेते हैं। 13 कह रहा है बच्चों, द अमाउंट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गन। अब देखिए नेक्स्ट बेस्ट फॉर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है, अगर आपको नहीं पता है तो कैसे एग्जाम पास करोगे बच्चों, ठीक है, मतलब अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, अगर मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, हालांकि मैं अपने घर पे वीडियो बना रहा हूं, अपने मोबाइल से बना रहा हूं, अपने मार्कर भी मेरा अपना है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मेरी कॉस्ट जीरो है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बनी ही रहती है, चाहे आप फ्री में क्यों ना, फ्री में प्रोडक्शन क्यों ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई और काम करता तो उससे जो मुझे आउटपुट मिलता, उससे मुझे जो इनकम मिलती, वो तो मुझे खोनी ही पड़ेगी, तो उस वैल्यू को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि इसका आंसर है हमारा 13 का 2। 14 को क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ जाते हैं। इसमें कह रहा है इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज। देखिए इनकम इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इनकम इफेक्ट क्या होता है, जैसे एक होता है प्राइस इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और एक होता है इनकम इफेक्ट। ठीक है, आप याद रखिएगा, इससे मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं। हाँ, यहां पे हम 3 गुड्स ले लेते हैं, नॉर्मल गुड्स, इसके अलावा इंफीरियर और गिफिंग। नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, आई फॉर इंफीरियर, जी फॉर गिफिंग। तो नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। इंफीरियर गुड्स के केस में जो हमारी इंफीरियर गुड्स होती है, इंफीरियर गुड्स जो होती है उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, और गिफिंग गुड्स के केस में भी इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये नेगेटिव है, दोनों इफेक्ट नेगेटिव होते हैं। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और इस केस में ये प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज, तो आंसर बी नेगेटिव ही होगा, इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा इंफीरियर गुड्स के केस में, जो कि आंसर नंबर 14 का 2 कहलाएगा। 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ कमोडिटी गुड्स एक्स डिक्लाइन, द नंबर ऑफ इट्स क्वांटिटी परचेज प्रोपोर्शनली राइज प्रोपोर्शनली, मतलब जितनी परसेंटेज में डिमांड चेंज होती है उसी परसेंटेज में क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाती है। हाउएवर द परचेज क्वांटिटी ऑफ वाई रिमेन द सेम। ठीक है, व्हाट वाज द शेप ऑफ प्राइस कंजम्पशन पर। अच्छा चलिए मैं समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नीचे हम लिख लेते हैं एक्स गुड्स, ऊपर लिख लेते हैं वाई गुड्स। चलिए हमने एक्स गुड्स और वाई गुड्स लिख लिया है। इफ द प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन, तो एक्स का प्राइस डिक्लाइन करने से ये आगे की तरफ चला गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब अब आप पहले से ज़्यादा एक्स खरीद पाओगे। अब कह रहा है द नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज, मतलब एक्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है जबकि वाई की क्वांटिटी सेम रहती है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक्स की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन ये हमारा पीपीसी हो गया, ये हमारा IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये हमारी X0 थी X1 हो गई, Y हो गई। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अब इस केस में व्हाट विल द शेप ऑफ PPC। अब PPC की जो शेप है वो आपको खुद ही नज़र आ रही हो किस तरीके की शेप है। तो इस केस में जो आंसर है वो 15 का A हॉरिजॉन्टल आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम वन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अनदर। सारे क्वेश्चंस उन्होंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीसी से लिए हुए हैं, जैसे कुछ और चीज़ उनको आती ही ना हो। राइट वर्ड हो गया, लीजिए राइट वर्ड हो गया। अब ये क्या दिखा रहा है, देखिए ये दिखाता है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ बिना ये बता रहा है कि जो हमारी ग्रोथ, यानी कि अब हम एक्स वस्तु को पहले से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और वाई वस्तु को भी पहले से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो अगर हम ये कंसेप्ट को समझे तो 16 का 2 क्वेश्चन जो है वो सबसे सही माना जाएगा। 17 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है, फुल्ली यूज़ हो रहा है, और जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है हम उसको अचीव कर रहे हैं इंडस्ट्री के नज़रिए से भी और इकोनॉमी के नज़रिए से भी। तो देखिए जब आप अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो तो देखिए सारे एफिशिएंसी कहलाएंगी, पर इसमें ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो टेक्निकल एफिशिएंसी है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ का, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल आंसर है इसका, तो बाकी के सारे आंसर तो खैर क्लियर है, इसका थोड़ा आंसर डाउटफुल है, क्योंकि एलोकेटिव एफिशिएंसी भी यही चीज़ होती है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा था फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करते हैं। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो ये तो सही है, इसी तरीके का होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। द हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज यू शेप्ड इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इस तरीके का होता है। एंड इंडिफरेंस कर्व नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो 13 ही गलत आंसर है, इसका मतलब हम यहाँ पे 13 लिख देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कंपनसेटेड डिमांड कर्व इंक्लूड ओनली। कंपनसेटेड डिमांड कर्व में हम जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी बच्चों हमने ऑलरेडी बनाई हुई है वीडियो, सारे के सारे टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं। हिक्स का जो अप्रोच है कंपनसेशन डिमांड वाला, उसमें उन्होंने बेसिकली यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से कीमतों में कमी करके आप जो कीमतों में कमी हुई है उसको कंपनसेट करके आप किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 2 ही माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, वो है इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द फंक्शन ऑफ मार्केट आर द सोशलिस्ट इकोनॉमी द फंक्शन ऑफ मार्केट आर परफॉर्म बाय दी। अब इस केस में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे सेंट्रली प्लान जो इकोनॉमी है वो डिसाइड करती है कि कौन कौन से डिसीजन उसको लेने हैं, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी, कैसे बनेंगी, सब वही डिसीजन लेती है। तो सेंट्रली प्लान अथॉरिटी यानी कि 20वें का 3 सही माना जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखिए सारे 20 क्वेश्चन को कवर कराए। अगली वीडियो में हम अगले 20 क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सा पेपर था, और अगर आपने ठीक तरीके से हमारा वीडियो कोर्स को पढ़ाई की है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। हालांकि इस वीडियो को थ्रू मैं देखूँ तो सारे अधिकतर क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व से थे, डिमांड से थे, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से थे। हालांकि और भी कई टॉपिक्स हैं, तो आप अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा। कॉस्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, और हो सकता है आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स भी होंगे, तो उसके बारे में भी अच्छा हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।